हमारी 7 साल की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के बाद सुमित ने अचानक एक दिन ऐलान कर दिया कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। यूं उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें तो एक बेटा चाहिए था बस। और 5 साल पहले मेरी बेटी पारुल के जन्म के समय डॉक्टर ने आगाह कर दिया था कि मैं अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाऊंगी। अभी तक तो मजबूरन खामोश रहे थे सुमित, पर अब उन्हें अपनी एक पुरानी क्लासमेट मिल गई थी, समीरा, जिसने अपना करियर बनाने के जुनून में अब तक शादी नहीं की थी और अब करना चाहती थी। कितना अस्थिर हो सकता है इंसान का मन। एक दिन यही सुमित मेरे प्यार में इतने बावले थे कि मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं करने दी। एक रिश्तेदार के घर शादी में सुमित ने मुझे देखा तो अपने मम्मी पापा को हमारे घर मेरा रिश्ता मांगने ही भेज दिया। मैं तब बीए के लास्ट ईयर में थी। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मेरे पास अपने पैरों पर खड़ा होने लायक डिग्री तो ज़रूर होनी चाहिए। वो भी नहीं तो कम से कम मैं अपना बीए तो पूरा कर ही लूँ। लेकिन सुमित उतना भी रुकने को तैयार नहीं थे। मेरा अपना कारोबार है, मुझे कौन सा इससे नौकरी करवानी है जो डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ये उनका तर्क था। मैं भी तो बह गई थी उनके प्यार में। ऐसा तो मैंने अब तक कहानियों में ही पढ़ा था और फिल्मों में ही देखा था। वही सब अब मेरे जीवन में घट रहा था और मैं उस हवा में बिना पंख के ही उड़ने लगी थी। दुल्हन बनकर इस घर में आई तो पति का ढेर सारा प्यार मिला मुझे, पर अब लग रहा है कि वो सब झूठ था क्या। बस इतनी सी ही होती है प्यार की वास्तविक उम्र। हम इन्हीं रिश्तों को जन्म जन्मांतर तक निभाने की बात करते हैं। प्यार में पूरा समर्पण ही करती है स्त्री, बिना शक, बिना किसी प्रश्न के, तन से, मन से, और अगर संभव हो तो शायद आत्मा से भी। मेरी जगह अगर सुमित होते तो वही किसी कारणवश पिता बनने में अक्षम हो गए होते तो क्या मैं उन्हें छोड़ जाती? हरगिज नहीं। और कितनी निष्ठुरता से मुंह मोड़ लिया था सुमित ने। यूं तो पुरुष चाहता है कि स्त्री छुई मुई सी केवल उसी को समर्पित रहे, पर वो जब चाहे उसे सड़क पर खड़ा कर सकता है, अकेली और असहाय। निष्ठा और प्रतिबद्धता क्या सिर्फ स्त्रियों के लिए ही होती है? मेरे भीतर सवालों का एक बवंडर उमड़ रहा था। पर सुमित ने इतनी मेहरबानी जरूर की थी कि मुझे घर छोड़ने को नहीं कहा था। मैं और पारुल ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट कर दिए गए थे। दूसरे ही दिन सुमित मंदिर में समीरा को ब्याह कर घर भी ले आए। पत्थर के भगवान सब देखते रहे और मुस्कुराते रहे। मंदिर के पुजारी, जो मुझे अच्छी तरह पहचानते थे, उन्होंने भी कोई ऐतराज नहीं जताया फेरे डलवाने में। इतने पैसे वाले यजमान को नाखुश कैसे कर देते। बड़ा सा घर था हमारा और बीच में चौक, सो नीचे की गतिविधियां ऊपर दिखाई देती थीं। क्या लगता था सुमित को, मैं कोई काठ की गुड़िया हूँ कि उन्हें किसी दूसरी औरत के साथ देखकर बुरा नहीं लगेगा, मुझे बेइज्जत महसूस नहीं करूंगी मैं? कानूनन तो मैं सुमित पर दूसरी शादी करने का मुकदमा भी चला सकती थी, पर ना तो मुझ में इतनी हिम्मत थी, ना ही इतना पैसा। अपनी रोजाना की ज़रूरतों के लिए भी मैं वो पारुल उन्हीं पर निर्भर थे और ये कड़वा सच जानते थे सुमित। मेरे रहते हुए उनकी दूसरी शादी की बात सुनकर साक्षात भूकंप का अनुभव किया है मैंने। कहते हैं जब भूकंप आता है तब धरती कांपती है, इमारतें टूटती हैं और बस्तियां की बस्तियां वीरान हो जाती हैं। मेरे निजी जीवन में भी ऐसा ही भूकंप आया था, जिसमें मेरा घर उजड़ा था, मन टूटा था और सारे सपने तहस नहस हो गए थे। लेकिन चारों ओर शांति बनी रही। आसपास किसी को ना तो कुछ दिखाई दिया और ना उन्होंने कोई आवाज ही सुनी। एक बात और, भूकंप के गुजर जाने के बाद कई हाथ मदद के लिए आगे बढ़ाते हैं, जबकि मैं तो बिल्कुल अकेली खड़ी रह गई थी। कहते हैं कि जब हमारे लिए कोई दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कोई खिड़की ज़रूर खुल जाती है। मेरे लिए तो ऐसी जगह पर खुली थी ये खिड़की
जहाँ से मैंने सोचा तक नहीं था। शायद सुमित ने अपनी मेरठ रहती माँ और शादीशुदा छोटी बहन मिताली को अपनी नई शादी की खबर कर दी थी। अगले दिन ही मैंने सुमित के साथ उन दोनों को नीचे आंगन में चाय पीते देखा। माँ तो बहुत खुश लग रही थी। उनकी बरसों से पोता पाने की इच्छा पूरी होने का रास्ता जो खुल गया था। पोते के बिना उनका वंश कैसे चलेगा और श्राद्ध कौन करेगा, इस बात की उन्हें हमेशा चिंता रहती थी, जो गुस्सा बनकर अक्सर मुझ पर ही निकलता था। मिताली अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करती थी। बचपन में ही अपने पिता को खो देने से उन्हें पिता के समान ही मानती थी। मैंने उसे कभी भाई के साथ ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था, लेकिन आज बातें समझ न आने पर भी उसकी भाई के साथ बहस करने की आवाजें साफ आ रही थीं। पारुल को खिला पिलाकर मैं कमरे में परेशान सी बैठी थी। सबसे बड़ी चिंता तो मुझे अपनी नन्ही सी बिटिया की थी। कितने नाजों से पाला था मैंने इसे। हरदम गुड़िया की तरह सजा कर रखती, नित नए डिजाइन्स के कपड़े बनाती। उसी के भविष्य को लेकर अब परेशान थी मैं। अभी तो ये ना समझ है, समझने लगेगी तो कैसी हीन भावना आ जाएगी उसमें। लड़की होने की सजा मिली थी उसे व उसकी माँ को, लेकिन लड़की होना अपराध क्यों है? कैसे समझा पाऊंगी उसे ये बात? बेटों से यदि वंश चलता है तो ये परंपरा तो हमारे समाज की खुद की बनाई हुई है ना। काश मैं इस काबिल होती कि अपनी बेटी को इस माहौल से कहीं दूर ले जाकर खुद उसकी परवरिश कर सकती। मैं बेहद निराशा में घिरी बैठी थी कि दरवाज़ा खटका और कुछ पल बाद मिताली मेरे सामने थी। पहले तो मेरा मन उससे मुंह मोड़ लेने का हुआ, पर उसके चेहरे के भाव ने मेरा निश्चय डिगा दिया। मेरी हम उम्र है वो, मीठा बोलने वाली और सीधी लीक पर चलने वाली। लेकिन आज मैंने उसका आत्मविश्वास से भरा एक नया रूप ही देखा। सबसे पहले तो वो थाली में खाना परोस लाई और बड़े आग्रह से मुझे खिलाने लगी, प्यार भरी इस धमकी के साथ कि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो वो भी भूखी रहेगी। फिर बोली, पारुल को पालने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है भाभी, पर ये मत सोचना कि आप अकेली हो, मैं दूंगी आपका साथ। मिताली मुझे उस घुटन से निकालकर अपने साथ मेरठ ले आई और अपने घर के पास ही एक कमरा किराए पर दिलवा दिया। नौकरी करने लायक तो कोई डिग्री थी नहीं मेरे पास, सो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई और उपाय सोचना था। तब मैंने अपने शौक को ही अपनी आमदनी का जरिया बनाना तय किया। इसमें बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं थी। एक सिलाई की मशीन खरीदकर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मिताली ने अपने जान पहचान वालों से कहकर शुरू में कुछ काम भी दिलवा दिया। मैंने खुद को अपने पुराने जीवन से बिल्कुल काट दिया, उन यादों को भी पास न फटकने दिया और खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। रात देर तक काम में लगी रहती, दिन में कमरा सिलाई के काम आता और लोगों का आना जाना लगा रहता। रात को सब कुछ किनारे कर हम माँ बेटी वहीं सो जाती। धीरे धीरे कई ग्राहक बन गए और मेरा काम काफ़ी बढ़ने लगा। तब अपनी मदद के लिए मुझे दूसरे कारीगरों को लगाना पड़ा। मिताली ने न सिर्फ मेरी आर्थिक मदद की थी, बल्कि मेरा मनोबल भी बढ़ाए रखा था। पैसा तो मैंने बाद में लौटा भी दिया, पर उसके एहसान किसी भी तरह लौटा नहीं पाऊंगी। सोचती हूँ इसी तरह अगर सब औरतें एक दूसरे की मदद करें तो औरतों की अनेक समस्याएं हल हो जाएं। मिताली ने भी अपनी कोशिशों से पारुल को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। मैंने निश्चय कर रखा था कि पारुल को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाऊंगी, ताकि उसे किसी पुरुष पर पूरी तरह आश्रित न होना पड़े। एकदम बदले रूप में ही सही, जीवन एक बार फिर ढर्रे पर चल पड़ा था। समय अगर भाग नहीं रहा था तो वो भी आगे तो खिसक ही रहा था। और एक दिन पारुल ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और नौकरी करने लगी। घर भी हमने बड़ा ले लिया था। पारुल चाहती थी कि अब मैं काम बंद कर आराम करूं, पर अब तक मेरा काम काफ़ी फैल चुका था।
उससे काफ़ी सारी महिलाओं को रोज़गार मिला हुआ था। काम बंद करने से वो सब बेरोज़गार हो जाती। उधर दूसरी शादी से सुमित को बेटा तो मिल गया और कुछ साल मौज मस्ती में भी बीते। पर बेटा जब लगभग 12 साल का हुआ तो उसकी माँ समीरा को गर्भाशय का कैंसर हो गया। ऑपरेशन हुआ और वर्षों इलाज भी चलता रहा, लेकिन तब तक बीमारी काफ़ी फैल चुकी थी और उस पर विजय पाना डॉक्टरों के बस में न रहा और आखिरकार समीरा सुमित का साथ छोड़ गई। बेटा तो पहले ही बहुत ज़्यादा लाड प्यार में बिगड़ चुका था, अब तो उसे देखने वाला भी कोई न था। कुछ बिगड़ैल किस्म के लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई, जिनका एकमात्र शगल सिर्फ पैसे उड़ाना ही था। सुमित उस पर काबू नहीं रख पा रहे थे, तो मिताली के जरिए मुझ तक संदेशे भिजवाने शुरू किए। वे चाहते थे कि मैं आकर घर संभाल लूं और उनके बेटे को भी। ये भी इशारा किया कि वो अपना बंगला पारुल के नाम कर देंगे। मिताली अपने भाई का संदेशा जरूर मुझ तक पहुंचा देती, पर निर्णय हमेशा उसने मुझ पर ही छोड़ा। सुमित को शायद लगता था कि मैं उनका निमंत्रण पाकर फौरन लौट आऊंगी। हमारे बीच तलाक की कानूनी कार्यवाही तो कभी हुई नहीं थी, सो वो शायद अब तक मुझ पर अपना अधिकार समझते थे। भूल गए थे कि जिसे उन्होंने मात्र अपनी कठपुतली समझ रखा था, उसकी डोर उनके हाथों से कब की छूट चुकी है। मैं उस घर में लौटने को कतई तैयार नहीं थी, जहां से एक दिन बेइज्जत होकर निकली थी। मेरा आत्मसम्मान जाग चुका था। मैं अब पहले जैसी बेबस और असहाय, आर्थिक और सामाजिक रूप से पति पर आश्रित नहीं रह गई थी। बहुत देर से बाहर दरवाजे की घंटी बज रही थी। कमलाबाई किसी काम में बिजी थी, इसीलिए मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने सुमित खड़े थे। मैं सोच ही रही थी कि उन्हें अंदर आने को कहूँ या नहीं, कि वो खुद ही चलकर अंदर आ बैठे। थके हारे से बेवक्त बुढ़ा गए थे। चेहरे पर सिर्फ उम्र ही अपने निशान नहीं छोड़ती, किस तरह से जीवन जिया गया है इसका निचोड़ भी अंकित हो जाता है चेहरे पर। मैं खामोश बैठी रही, कहती भी क्या। न स्वागत में कुछ कहने को मन किया, न ही उनके हालचाल पूछने की ज़रूरत महसूस हुई। सच कहा गया है कि प्यार की असली त्रासदी ये नहीं कि प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं, बल्कि असली त्रासदी ये है कि प्रेमी युगल साथ रहते हुए भी उनका आपसी प्यार खत्म हो जाता है। एक दिन यही शख्स मेरे सामने प्रेम निवेदन लिए खड़ा था और मैं भी कैसी बावरी ही हो गई थी उसके प्यार में। आज उसे देख न मन मचला है, ना ही दिल की धड़कन बेकाबू हुई है। एक बार नजर भर देख लेने की भी इच्छा नहीं हुई इस स्वार्थी शख्स को। एक अजीब सा खालीपन भर चुका है मन में। हमारे बीच छाई चुप्पी को तोड़ते हुए सुमित ने ही बात शुरू की। मैं तुम दोनों को लिवाने आया हूं। क्यों? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है रमा। बहुत कुछ कहना चाहा मैंने, मसलन ज़रूरत तो मुझे तब भी थी सुमित, और देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही थी। यूं भी हमारे समाज में औरत को हर उम्र में पुरुष रूपी कवच की ज़रूरत रहती ही है। तब आपने ये क्यों नहीं सोचा? मेरे लिए न सही, अपनी बेटी के लिए ही सोचा होता। लेकिन 15 साल पहले ये सब सुनने का इनमें धैर्य नहीं था, और आज कहने का कुछ फायदा नहीं। मैंने बस इतना ही कहा, मुझे आपकी ज़रूरत तब थी क्योंकि मैंने खुद को आप पर निर्भर बना रखा था, पर आज नहीं है। इतने सालों के संघर्ष ने मुझे इतना मजबूत तो बना ही दिया है कि मैं पुरुष के सहारे बिना जी सकूं। इस बीच पारुल भी वहां आ बैठी। सुमित ने आशा से भरी निगाह उस पर डाली, जिसका मतलब समझ पारुल ने खुद ही कहा, माँ की बात तो आप सुन ही चुके हैं। अब रही मेरी बात, तो मुझे आपका वो बंगला नहीं चाहिए। जब मुझे उस घर की सुरक्षा की ज़रूरत थी तब तो वो मुझे मिली नहीं, और आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। माँ को बेटी पैदा करने की सज़ा दी थी आपने। बहुत जिल्लत और कष्ट झेलने पड़े थे माँ को इस अपराध के लिए, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी
कि माँ का बाकी जीवन सुख से बीते। इस तरफ से आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और अपने लायक घर भी मैं बनवा ही लूँगी। इतनी काबिलियत है मुझ में। अब रही बात आपकी, अगर आपको अपने बेटे पर भरोसा ना हो, अगर वो आपकी देखभाल करने में सक्षम ना हो, तो मुझे बताइएगा। बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं करूँगी आपकी देखभाल का इंतज़ाम। इंसानियत के नाते हम अजनबियों की देखभाल भी तो करते ही हैं ना। अपने किए की सज़ा भुगत रहा हूँ आज, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? सुमित ने एक बार फिर एक दयनीय नज़र मुझ पर डाली, पर वो मेरा मन नहीं पिघला सकी। इंसान अपनी गलती मान ले तो ज़रूर वो माफ़ी का अधिकारी है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम जो आज मेरे दरवाजे पर आए हो, वो इसलिए नहीं कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार जागा है या फिर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, बल्कि अपना बिखरा घर संभालने के लिए आज तुम्हें मेरी ज़रूरत आन पड़ी है। प्यार तो तुम सिर्फ अपने से ही करते हो बस, पर मैं कोई काठ की गुड़िया नहीं जिससे जब चाहा खेल लिया, जब चाहा उठाकर ताक पर रख दिया। तुम ये अपेक्षा करते हो कि बीच के इतने साल जब मैं अकेली मुश्किलों से जूझती रही, वो सब रातें जो मैंने अपने और पारुल के भविष्य की चिंता में जाकर गुजारी हैं, वे सब अपने मन से पोंछ दूं? तो चलो मैं ये भी कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बात का सही उत्तर दो। अगर मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ रहने लगती, तो तुम मुझे माफ कर देते क्या? उत्तर इतना साफ था कि चुप रहने को विवश हो गए सुमित।